good afternoon, friends, and thank you, Mahavarji, for the introduction, and thank you, CSR Foundation, for having me here today. I work in the Department of Investment and Public Asset Management, DIPAM, जो कि आप लोगों ने शायद सुना होगा. हम लोग तीन तरह के काम करते हैं. वन इज़ ऑफ कोर्स प्राइवेटाइजेशंस, जिसके ऊपर कई बार हीट ज़्यादा जनरेट होती है, लाइट कम जनरेट होती है. एंड सेकेंड व्हाट वी डू आर कॉल्ड माइनॉरिटी स्टेक सेल्स, जिसमें हम कंपनीज की लिस्टिंग करते हैं. जैसे अभी हम LIC की लिस्टिंग के लिए प्रतिबद्ध हैं. एक तीसरा काम हम करते हैं, जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनके हम स्टॉक्स की सेलिंग करते हैं. सो जैसे कोई लिस्टेड स्टॉक है और उसमें से कुछ गवर्नमेंट की इक्विटी हमें सेल करनी होती है, तो वो हम स्टॉक एक्सचेंजेस में सेल करते हैं. और उसके अलावा एक हम एसेट मॉनेटाइजेशन का भी कार्य करते हैं, जिसके लिए आपने अभी सुना होगा कि काफ़ी बड़ी एक नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन बनाई गई है. वो एक्चुअली नीति आयोग का कार्य है, बट मैं एसेट मॉनेटाइजेशन उस संदर्भ में कह रहा था कि जो कंपनीज हम प्राइवेटाइज करते हैं उनकी जो एसेट्स अनयूज्ड हैं, नॉन कोर हैं, उनको हम लोग मॉनेटाइज करते हैं. तो ये 3-4 कार्य हम लोग करते हैं. तो आज का जो मेरा आपसे इंट्रैक्शन का विषय है, उसको मैं 2-3 पार्ट्स में बताना चाहूँगा. वन इज़ ऑफ कोर्स दैट in these kind of tasks, what are the kind of problems that we face? Then how can blockchain actually alleviate some of those problems? And thirdly, whether there are any use cases in the capital markets which have actually happened. And finally, India के केस में हमें करना कहाँ से होगा, where should we start? So first of all, मैं आपको एक एग्जांपल देके बात को इलस्ट्रेट करना चाहूँगा. लास्ट ईयर हम लोगों ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एक कंपनी है HAL, उसका एक ऑफर फॉर सेल किया था, जिसमें HAL लिस्टेड कंपनी थी. उसमें अनदर 15% हमें सेल करना था. इट वॉज अबाउट 5,000 crore का इशू साइज, वेरी बिग इन टर्म्स ऑफ कैपिटल मार्केट, बिकॉज 2 दिन के अंदर में ये ट्रांजैक्शन होना होता है. और उसमें क्या हुआ कि पहले दिन के बाद तो दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस इन्वॉल्व होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इतना प्रतिष्ठित रेप्यूटेड एक्सचेंज है, उनकी अपनी फाइल ट्रांसफर्स टू BSE कुड नॉट हैपन, क्योंकि कुछ ट्रेड्स NSE पे हुए थे, कुछ BSE पे हुए थे, और वो शाम को नहीं हो पाया. तो द रिकन्सिलिएशन बिकेम अ ह्यूज इशू, बिकॉज अगर वो पैसा जो लोगों ने लगाया है उसके अगेंस्ट उनको शेयर नहीं मिले, तो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी. अगले दिन इट वुड हैव क्रिएटेड अ ह्यूज काइंड ऑफ पीपल वुड हैव गॉन टू प्रेस एंड अदर थिंग्स. तो हम लोग काफ़ी देर तक रात में उस चीज़ को रिजॉल्व करते रहे, और तब ये ख्याल आया कि आई थिंक समवेयर अलोंग हमारे कैपिटल मार्केट्स शायद US और UK से भी आगे हैं इन टर्म्स ऑफ अबैंडनिंग द ओपन आउटक्राई सिस्टम एंड मूविंग टू मशीन बेस्ड ट्रेडिंग. लेकिन अभी भी हम लोग कहीं ना कहीं पे पूरी तरह से शायद उस टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंच पाए. तो उस समय ये ख्याल आया कि हाँ, एक ये टेक्नोलॉजी ऐसी है, एक ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि ऑथेंटिकेशन के लिए कोई फाइल ट्रांसफर्स की आवश्यकता नहीं है. जो ब्लॉक्स आपके जिन पे, जैसे विनीत अभी अपने भाषण के दौरान कह रहे थे कि दैट द डेटा एक्चुअली इज एट द नोड्स, बट देन एवरीबडी इज अवेयर ऑफ व्हाट इज गॉन into it. So ultimately the settlement and it is actually reduced. Fundamentally it is reduced because उसका टाइम बहुत ज़्यादा खर्च जाता है. तो एक तो ये वाली जो समस्या है कि आप 2 एक्सचेंजेस के बीच में ही अभी तक कोऑर्डिनेट कर नहीं पाए हैं ठीक से. आई थिंक ब्लॉकचेन हैज़ गॉट अ बिग सॉर्ट ऑफ रोल टू प्ले इन दैट एरिया. सेकेंड चीज़ दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि गवर्नमेंट का जो भी कोई स्टेप होता है उसको मीडिया बहुत वॉच करता है. तो हम लोग अगर कोई भी चीज़ का एक RFP भी निकालते हैं, तो हमारी वेबसाइट को तुरंत लोग पढ़ के, और अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर, अभी हमने LIC के मर्चेंट बैंकर से अपॉइंट किए, वो वेबसाइट पे डाला नहीं कि पहले तो इंटरनेट पे न्यूज़, अगले दिन अखबार पे न्यूज़. नाउ अगर हम प्लान भी कर रहे हैं किसी चीज़ को करने की, तो वो हमारे हमारी मंशा को समझ जाते हैं.
they understand what in which direction we are moving, and then listed stocks में automatically price गिरने लगता है. So ultimately it is an inefficiency, but the problem is in a government setup you have to go and do out a tender. आपको openness रखनी पड़ेगी, transparency रखनी पड़ेगी, otherwise आप कैसे select करेंगे merchant bankers? और जैसे ही आप वो टेंडर निकालते हैं वैसे ही वो प्राइस गिरने लगता है, क्योंकि मार्केट को समझ में आ जाता है कि अब सरकार इस पे कुछ ना कुछ चीज सेल करेगी. सो आई थिंक सीक्रेसी ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इज फंडामेंटल टू अस. तो अब हम लोग यही सोच रहे हैं कि हम इसमें कुछ ऐसी नई चीज लाएं कि जिससे कि ये वाली चीज हम बिना हर एक को बता के, मतलब वी विल हैव टू do something so that not everybody is aware, but still we are able to do the transaction. Now to my mind, I think again blockchain comes in very handy here, because ultimately जो fundamental लोग हैं जिनके पास shares हैं जैसे हम, और जिन लोगों को invest करना है यानी investors, खाली इतने लोगों को अगर बात पता हो और ये सारे लोग blockchain पे हैं तो ultimately you can carry out that transaction. तीसरी बात जो मैं आपको प्रॉब्लम एरिया जो बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे जो कैपिटल मार्केट्स हैं उसमें बहुत सारे इंटरमीडियरीज हैं. यानी अगर मैं गिनाने लग जाऊँगा तो बैंक्स हैं, डिपॉजिटरीज हैं, एनपीसीआई है, इसके अलावा 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है. तो क्या होता है, क्योंकि हर एक ने एक एंटिटी बनाई हुई है और उसके बाद डेटा, इंफॉर्मेशन और फंड्स का भी आदान प्रदान हो रहा है. So I mean total loss to the system is actually very high, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें. तो हमारा जो IPO है फॉर इंस्टेंस वो क्लोज होने में हमें कम से कम 1 हफ्ता लगता है, जबकि ये टाइम अगर हम ब्लॉकचेन के थ्रू करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा. क्यों रिड्यूस हो जाएगा? बिकॉज इंफॉर्मेशन नीड नॉट बी एक्सचेंज बिटवीन एंटिटीज. हमारे यहाँ एक और समस्या आती है कि 2-2 साल पुराने बिल्स सेटलमेंट के लिए आते हैं. तो हम लोगों ने मर्चेंट बैंकर से पूछा कि आप 2 साल पुराने बिल हमें अभी क्यों लेके आ रहे हो? वो कहते हैं जी हमें क्या है कि बैंक से इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली. अच्छा, बैंक से इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिली? क्योंकि बैंक में बैठा हुआ कोई व्यक्ति कहीं पे सो रहा है, उसको वो इन्फॉर्मेशन कहीं से पुल आउट करनी है. तो अल्टीमेटली क्या है कि पूरे उसको एक लॉस हो रहा है. सो क्या है, मर्चेंट बैंकर को अगर 2 साल तक पेमेंट नहीं होगा तो वो क्या करेगा, अपनी फीस में ही उस कॉस्ट को इंक्लूड कर मार्कअप लगा देगा. Now, who is losing out here? Ultimately, the government and the taxpayer. Why? Because you are paying higher for something which could have been done at a lower cost. So, one of the advantages that the blockchain technology is likely to bring is in terms of the lower cost in these capital market transactions. So, given that I have tried and given some of the perspective into the uses of blockchain, I would just like to conclude by saying कि इसका एक application गोल्डमैन सैक्स ने इसी साल अप्रैल में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए 100 मिलियन यूरोस का उन्होंने एक बॉन्ड इशू किया. और उसमें उन्होंने, क्योंकि 100% ब्लॉकचेन तो अभी इम्प्लीमेंट होना मुश्किल है कैपिटल मार्केट्स में, तो उन्होंने उसको ऑफ चेन और ऑन चेन दोनों यूज़ करते हुए उनका जो सेटलमेंट साइकिल था वो T+3 से रिड्यूस होकर T+1 में आ गया. बट एक्चुअली दे आर सेइंग दैट इट विल बिकम ऑन द सेम डे इटसेल्फ. On the same day, on the day T itself, it will be done. So, efficiency is up, costs are down, transparency is up, और मार्केट के सारे लोगों को ये पता भी है कि आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है. So, in the context of India, if we take this example, I would say कि हमें कहीं ना कहीं से कैपिटल मार्केट्स में ब्लॉकचेन की शुरुआत करने के लिए ये डायलॉग सेबी के साथ शुरू करना होगा. So that the market regulator, because market actually moves as per the dictates of what the regulator wants. तो जो इतनी सारी हमारे यहाँ openness और transparency आई है वो regulator के बहुत सारे efforts के कारण आई है. So मेरा ये सुझाव रहेगा that we move in that direction, involve SEBI and take the first steps. At least some use cases should be out there so that we can then improve on the same and make investment for our people really safer. So thank you so much friends for having me here once again, and I congratulate Shri Chaturvedi and my good friend Ajay for writing a wonderful book on this very topical subject. Thank you so much.